लंदन से पेरिस जाने के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन मुझे लगती है यूरोस्टार। ना एयरपोर्ट की तरह लंबा चेक इन और आप अपना सफ़र लंदन सेंट्रल से शुरू करते हैं और 2 घंटे में समुंदर से होती ट्रेन पेरिस के सेंट्रल गार्दिनाथ स्टेशन पर पहुंच जाती है। आपको खुशामदीद पेरिस में। पेरिस यकीनन दुनिया का एक मशहूर शहर है और हम में से एक सीरत ने यहाँ के मशहूर लैंडमार्क, फूड और फन तामीर की झलक किसी न किसी हवाले से तस्वीरों या फिर मूवीज में देखी होगी। लेकिन हम में से एक सीरत इन नाकाबिले यकीन लैंडमार्क्स को बनाने की कहानियां नहीं जानते। एक ऐसा माजी जिसमें सियासी उतार चढ़ाव, फ्रांसीसी इनकलाब और अना से भरी ऐसी दास्तानें मौजूद हैं जो पेरिस को पेरिस बनाने में तारीख का हिस्सा बने। शहर के दरमियान सबसे ज़्यादा मशहूर मॉन्यूमेंट एफल टावर। एफल टावर की कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब फ्रांस एक रियासत के तौर पर क्राइसिस से गुजर रहा था। इस दौर में दुनिया में हर मुल्क ओलंपिक्स की तरह वर्ल्ड फेयर होस्ट किया करता था, जहां मेजबान मुल्क अपनी सकाफत, तारीख और नई टेक्नोलॉजी से दुनिया को मुतासिर किया जाता था। एफल टावर को 1889 में वर्ल्ड फेयर इन पेरिस के मरकज के तौर पर तामीर किया गया, जिसका मकसद फ्रांसीसी तकनीकी महारत को जाहिर करना और कौमी फख्र को बहाल करना था। टीवी, अखबार, न्यूज़पेपर और स्कूल की किताबों में अक्सर हमने इसको देखा है, लेकिन यहाँ पर होना और हकीकत में ख़ास तौर पर रात को इसको देखना वन ऑफ द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है पेरिस आने का। 1875 में तामीर होने वाली पेरिस की ये चर्च सियासी और समाजी हवाले से पेरिस की दूसरी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चर्च में ऊपर जाने के लिए आपको बेतहाशा सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप सीढ़ियाँ नहीं लेना चाहते तो आप अपनी जो डेली पास है, ट्रैवल पास, वो भी आप यूज़ करके लिफ्ट में जा सकते हैं। तारीख में दिलचस्पी रखने वाले बताते हैं कि फ्रांस में रोमन की आमद से पहले ये जगह पैगन मजहब के लिए अकीदत रखती थी। इसकी तामीर में तकरीबन 40 साल लगे और 8 आर्किटेक्चर ने इसकी इमारत के डिजाइन पर काम किया। आज इसका आर्किटेक्चर गुजरे हुए जमाने की याद दिलाता है और पेरिस में सबसे ऊंची जगह है जहां से पेरिस को ऊंचाई से देखा जा सकता है। अगर आप पेरिस आएँ और आपने मैक्रोन नहीं ट्राई किया तो मेरा ख्याल है फूड के हवाले से आपकी फहरिस्त नामुकम्मल रहेगी। हर गली की नुक्कड़ पे आपको कैफ़े और बेकरी मिल जाएगी। One this yellow one this second last and one this orange. अच्छा, वैसे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर आते हैं, लेकिन जो मैंने वन ऑफ दी ट्राई किया है ये वाला, ये पैशन फ्रूट है और इसके अंदर जो है ये चॉकलेट फिल है। ये बिस्किट की तरह ही होता है, लेकिन अच्छा वैसे जो मैक्रून है वो 8वीं सदी में इटली में ईजाद हुआ, लेकिन जब 1533 में क्वीन कैथरीन की शादी फ्रांस के बादशाह से हुई तो वो अपने साथ ये रेसिपी साथ लेके आई।
मेरा ख्याल है पेरिस को सिटी ऑफ लव शायद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वीट जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉमन है, सकाफत का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इससे पहले कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करें, हमें पेरिस के एक इलाके बैस्टिल की सैर करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के मुताबिक आज भी तारीख से लेके आज तक ये एरिया थोड़ा सा रफ जाना जाता है। बैस्टिल एरिया मशहूर है अपने नाइट लाइफ, कैफ़े और सिनेमा की वजह से। यहाँ पर पेरिस की अक्सरियत मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं। 1785 से 1789 के दौरान एक ऐसा सियासी और समाजी उतार चढ़ाव हुआ जो फ्रांसीसी इनकलाब की बुनियाद बना। फ्रांस में इनकलाब बास्तिल जेल से हुआ जो इस इलाके में हुआ करता था। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इसकी बुनियादी वजह शाही ख़ानदान की फजूल खर्ची थी जो शाही तख्त को ले डूबी। शाही खानदान हमेशा अपनी लज्जत के हसूल के लिए सरगर्म और अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचते थे। शाही खानदान के साथ हुकूमत भी दौलतमंदों की और कानून भी सिर्फ अमीर लोगों की हमायत करता था। गरीब लोगों में ज़माना कदीम के जागीरदार निज़ाम के खिलाफ सख्त बेचैनी थी जो अमीरों के मुकाबले में अपनी कमतर हैसियत से नजूमी वाकिफ थे। नाराज आवाम की हमायत करते हुए हुकूमत के लिबरल विंग ने मामलात को अपने हाथ में लिया और ऐलान किया कि जब तक आवाम के पास आइन नहीं होता वो पीछे नहीं हटेंगे। रियासत में इनकलाब कुछ इस तरह खत्म हुआ कि बादशाह को अपना सर खोना पड़ा और ना ही बदनसीब मलका का सर सलामत रहा। ये वो स्क्वायर है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस स्क्वायर पर उस वक्त के बादशाह लुइस 16 और मैरिया एंटोनेट जो उस वक्त की मलका थी और उनके साथ शहर के अमीर 2000 लोगों के सर कलम किए गए। (1805) में नेपोलियन I ने मुख्तलिफ जंगों की फतह की यादगार के तौर पर इस आर्क को वक्फ किया। इस आर्क को बनाने में तकरीबन 30 साल लगे, लेकिन जब तक ये आर्क मुकम्मल हुआ नेपोलियन I इस दुनिया से जा चुका था। ये आर्क इस शहर की न सिर्फ शान व शौकत है बल्कि इसे तारीख से जुड़ा हुआ हिस्सा तस्वुर किया जाता है। इस आर्क की दीवारों पर मुख्तलिफ जंगों के मनाजिर की अक्कासी करते मुजस्मे और उनके नाम अवाम और जमहूरियत की जीत को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शांज़ेलिज़े एवेन्यू पर। यह पेरिस में सबसे ज़्यादा मशहूर और ख़ूबसूरत एवेन्यू है। ये मशहूर है यहाँ की तारीख़ के हवाले से भी, और आज के ज़माने में यहाँ पे आपको ब्रांडेड शॉप्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट नज़र आएंगे। और मौजूदा दौर में भी यहाँ पर अक्सर जो परेड और मैराथन होती हैं वो इसी रोड पर होती हैं। पेरिस में लैटिन क्वार्टर, ये इलाका फेमस है रेस्टोरेंट, कैफ़े, पब्स और अपने सिनेमा घर की वजह से। ये इलाका इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पर 2000 पुराने तारीख़ के ट्रेसेस मिलते हैं और इस इलाके को पेरिस की तारीख़ का दिल कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पेरिस का सबसे कदीम इलाका है क्योंकि रोमन्स ने ये इलाका आकर आबाद किया। एक ज़माने में इस इलाके में स्कूल और कॉलेजेस में लैटिन जुबान पढ़ाई जाती थी, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम लैटिन क्वार्टर पड़ गया।
ये इलाका जितना पेरिस में रहने वालों के लिए मकबूल है उतना ही टूरिस्ट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर बेतहाशा आपको खाने की ऑप्शंस मिलेंगी। अगर आप पेरिस आएँ तो ये पैनकेक की तरह होता है क्रीप, ये ज़रूर ट्राई करें। इसमें मुख्तलिफ वेरिएशन आती हैं, बनाना न्यूटेला के साथ भी, प्लेन भी होता है। इससे शुगरी डिज़र्ट ही है लेकिन थिन पैनकेक है और काफ़ी फेमस है पेरिस में। आप एक स्ट्रीट फूड की तरह है। वेरी हॉट, बहुत गर्म है यार, लेकिन वेरी नाइस। लैटिन क्वार्टर अपने रेस्टोरेंट, सिनेमा और कैफ़ेज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर एक ज़माने में बेतहाशा बुक स्टोर हुआ करते थे। एक बुक स्टोर जिसके सामने अभी मैं खड़ा हूँ ये है शेक्सपियर एंड कंपनी। ये बुक स्टोर सिल्विया बीच ने पास ही एक गली के अंदर खोला और जब जर्मनी ने पेरिस को फतह किया तो वो बुक स्टोर बंद करना पड़ा। 1922 के अंदर जब ये बुक स्टोर दोबारा खोला गया। इस बुक स्टोर की एक ख़ास बात यह है कि एक रवायत जो टम्बलवीड के नाम से जानी जाती है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। वो रवायत के मुताबिक ये है कि राइटर्स को फ्री पनाहगाह दी जाती है और उसके एवज़ राइटर्स को 2 घंटे रोज़ाना यहाँ पर काम करना पड़ता है। अगर आज भी आप इस बुक स्टोर के अंदर जाके देखें तो बेड और पियानो बुक स्टोर के अंदर लगे हुए हैं। ब्रिटेन में जिस तरह आफ्टरनून टी एक कल्चर का हिस्सा है, इसी तरह फ्रेंच अपनी पेस्ट्रीज़ पर बेतहाशा फ़ख्र महसूस करते हैं। पुराने ज़माने में पेस्ट्रीज़ को मुख्तलिफ आर्ट की सूरत में सजाया जाता था ताकि खाने के दुरानिये को लंबा किया जाए। फ्रेंच कल्चर में बेकरीज़ इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इनकी सकाफ़त का हिस्सा हैं। पेरिस में हर गली की नुक्कड़ पे आपको कैफ़ेज़ और बेकरी देखने को मिलेंगे। आज मैं एक यूनिक कैफ़े यहाँ का ट्राई करने जा रहा हूँ। इसका नाम भी यूनिक है और इसकी जो डिज़र्ट है ख़ास तौर पे पेस्ट्रीज़ वो भी यूनिक है, काफ़ी फेमस है पेरिस के अंदर। लेट्स ट्राई दिस। यार मुझे खुशबू से ही भूख लगने लग गई है। टू कैपुचिनो। अच्छा, एक हमने ये क्रॉसेंट ऑर्डर किया है और मुख्तलिफ शेप्स के आते हैं इसके अंदर, लेकिन इनकी अपनी एक है और इसकी एक ख़ास बात ये कि अगर आप इसको खोलें तो ओबियसली बटर की लेयर्स। अच्छा, एक और जो हमने अभी ऑर्डर की थी वो ये क्रॉसेंट की शक्ल ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर चॉकलेट होती है और यू कैन सी दिस। असल में जो क्रॉसेंट जो है ना, असल में वो क्रिसेंट शक्ल का, चांद की शक्ल का। उसकी वजह यह है कि इसकी जो इजाद हुई थी वो ऑस्ट्रिया के शहर वियना में हुई थी। उसकी वजह थी कि जब ओटोमन अम्पायर को शिकस्त दी तो उसकी खुशी के अंदर, उसके जश्न के अंदर एक बेकर ने क्रिसेंट शक्ल की पेस्ट्री बनाई थी जिसको क्रॉसेंट कहते हैं। तो असल ये वजह थी कि क्रॉसेंट जिस वजह से फेमस हो गया। और वो जो बेकर था जब वो बाद आया पेरिस आया, उसने अपनी बेकरी खोली और उसके बाद ये पेरिस में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई ये पेस्ट्री और अब ये सकाफत का इनकी हिस्सा बन गया। इस वजह से आपको क्रॉसेंट पेरिस में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। Subscribe now. इस शहर में बेतहाशा आर्ट और ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो हमें माजी की याद दिलाती हैं। यूरोपियन ममालिक की तरह अगर हम फ्रेंच कल्चर की तारीख़ के बारे में पढ़ें तो हमें बेतहाशा मिसालें आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और फ़िलासफ़ी की मिलती हैं, जैसे ये लवर म्यूज़ियम। शीशे और मेटल से बना इस म्यूज़ियम का ये पिरामिड जो खुद एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन का एक शाहकार है। इस शीशे की दीवारों के पीछे दुनिया के वो खजाने मौजूद हैं जिन्हें तकरीबन 10 मिलियन इंसान सालाना देखने आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, इसका रकबा है तकरीबन 60,000 स्क्वायर मीटर और यहाँ तकरीबन
35,000 से ज़्यादा आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले मास्टरपीस मौजूद हैं। कहा जाता है कि अगर आप 24 घंटे हर मास्टरपीस पर नॉन स्टॉप 30 सेकंड सर्व करें तो आपको 4 माह लगेंगे सब कुछ देखने में। खैर 15वीं सदी का डिविंची से लेकर यहाँ आपको इजिप्शियन, ग्रीक और रोमन और इस्लामिक आर्ट के शाहकार देखने को मिलेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि पेरिस दुनिया के अजीम शहरों में से एक शहर है, लेकिन कभी आपने सोचा है क्यों? अगर हम तारीख में थोड़ा सा जाएं तो 19वीं सदी में नेपोलियन III ने पेरिस को एक नई शक्ल में तरमीम देने का मंसूबा बनाया। अमली शक्ल में तश्कील देने के लिए जॉर्ज हॉशमैन, जो उस वक्त के सिटी प्लानर के ओहदे पर फाइज थे, उनकी मदद ली गई। मंसूबे के तहत शहर के ओवर क्राउडेड और ऐसे इलाके जहां बीमारी फैलना आम था, वहां अवामी सेहत और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया गया। वसी सड़कों की तश्कील और शहर में पब्लिक पार्क्स बनाए गए। तकरीबन 19,000 से ज्यादा पुरानी इमारतों को गिराया गया और 34,000 से ज्यादा नई इमारतें बनाई गईं। शहर में गैस से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स के एक ऐसे वसी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस का नेटवर्क तामीर किया गया। 1920 तक ये मंसूबा जारी रहा और इस मंसूबे ने शहर पर एक गहरा असर छोड़ा, जिसकी वजह से पेरिस आज की दुनिया का एक खूबसूरत और आइकॉनिक सिटी बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि नेपोलियन ने जदीद रियासत की बुनियाद रखी, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक और सियासतदानों के मुताबिक अगर वो नेपोलियन के बहुत ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाएँ तो उनके कैरियर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि नेपोलियन एक आमिर और जंगजू के तौर पर फ्रांस की नुमाइंदगी करता रहा है। लेकिन अगर दूसरे ख्याल से देखें तो नेपोलियन ने बहुत सारे ज़हीन लोगों को मौका दिया इस शहर को खूबसूरत और नायाब शहर बनाने का। पेरिस सेंट्रल में ये फ्री आर्ट गैलरी है। यहाँ मुख्तलिफ आर्टिस्ट अपनी आर्ट की नुमाइश करते हैं। यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। इट्स ए फ्री विज़िट, कोई टिकट नहीं है इसकी। ये देखें, सीढ़ियों पे से लेके और दीवारों तक पे मुख्तलिफ पेंट किया हुआ है इन्होंने। और काफ़ी आर्टिस्टिक प्लेस है और काफ़ी एक यूनिक प्लेस है। एक अच्छी बात यह है कि इस आर्ट गैलरी की कि यहाँ पे आर्टिस्ट अपना स्टूडियो खोलते हैं। एक दो चीज़ें इसमें अच्छी मुझे लगी हैं। एक तो ये है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर आपने कोई भी आर्ट इनसे ख़रीदना है, और दूसरी बात ये है कि ऑन दी स्पॉट आप मुख्तलिफ आर्टिस्ट से मिल सकते हैं। People that paint, more about paint, drawing. So how do you sell Yeah, people take pictures, but this is, no one can buy this, but my idea is I can do it in the places of people live on the business. Thank you to come here. Thank you. ये है पेरिस की ओपन फूड मार्केट। इस मार्केट को एक मोन्यूमेंट के तौर पर भी लिया जाता है। इसको फ्रेंच में जो कहते हैं, मैंने उसको लिख दिया स्क्रीन पे। अगर आप इसका इंग्लिश तर्जमा करें तो जिसका मतलब है कि मार्केट ऑफ रेड चिल्ड्रन। उसकी वजह ये कि 16वीं सदी में यहाँ पर एक यतीम खाना हुआ करता था और उस यतीम खाने के बच्चों को रेड कलर के कपड़े पहनाए जाते थे, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा मार्केट ऑफ रेड चिल्ड्रन।
इस तरह की फ़ूड मार्केट आपको बहुत सारे शहरों में देखने को मिलेगी, जैसे लंदन में भी कैम्पटन टाउन में फ़ूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन अगर आप फ्रेंच लोकल डिशेस और उनकी सकाफत देखना चाहते हैं कि दिस विल बी दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। ये पेरिस के मशहूर और मुमताज़ शॉपिंग सेंटर में से एक शॉपिंग सेंटर है। पेरिस को कैपिटल सिटी ऑफ फैशन भी कहा जाता है। क्वींस और किंग्स के ज़माने से ये शॉपिंग सेंटर इंतहाई फेमस रहा है। इस शॉपिंग सेंटर के रूफ टेरेस पे अगर आप आएँ तो इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ से आपको पूरा पेरिस नज़र आता है और ख़ास करके एफिल टावर का पूरा व्यू पिक्चर्स लेने के लिए बेहतरीन जगह होगी। अगर हम पेरिस की ज़िंदगी के हवाले से बात करें और अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो हमें पेरिस की ज़िंदगी एक क्रॉसेंट और म्यूज़ियम के हवाले और एफिल टावर के गिर्द घूमती नज़र आती है। लेकिन अगर आप इस आबादी के हवाले से बात करें तो तकरीबन 2.2 मिलियन इसकी आबादी है और तकरीबन फेमस डेस्टिनेशन होने की वजह से अराउंड 36 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर पेरिस में विज़िट करने आते हैं। इसी वजह से कुछ पीक आवर्स के अंदर मेट्रो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती हैं। कुछ लोगों के ख्याल में पेरिस एक ओवररेटेड शहर है। 3 दिन में पेरिस का कल्चर, फूड, हिस्ट्री और कल्चर देखने के बाद आज हम लंदन वापस जा रहे हैं। ये 3 दिन मेरे लिए बेहद एक्साइटेड थे। पेरिस की सकाफत के साथ साथ इन 3 दिनों में खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका मिला।